नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबर अभी तक। सुबह से लगातार आप खबर अभी तक पर हरियाणा का बजट जो पेश हुआ है उसको लेकर चर्चा सुन रहे हैं और बजट की पूरी प्रक्रिया आपने देखी। लेकिन इस बजट के बाद अब और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, बजट को कितना अच्छा माना जा रहा है और बजट की जो आलोचना विपक्ष की तरफ से की जा रही है उसकी वजह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, गहराई से मंथन करेंगे। एक अहम खबर और फिर उसके बाद डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया है। कुल 1,77,255 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। कृषि क्षेत्र में 5,988 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 20,000 करोड़ का बजट तकरीबन पेश हुआ है, 20,455 करोड़। महिला बाल विकास के लिए 2017 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है बजट में। विपक्ष ने बजट को सिर्फ भाषण बताया और लगातार चर्चा जारी थी। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उन सब का परिचय अपने दर्शकों से हम करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर विधु रावल साहब हैं, इनेलो से रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुरेश रोड साहब हैं, भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जेजेपी से, और राजनीतिक विश्लेषक संजय राय साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर अभी तक पर। राय साहब, शुरुआत में आपसे करता हूं, फिर आसानी रहेगी कि किस तरह से इसको देखा जाए। बहुत सारी चर्चा हो चुकी है, आपने बजट को लेकर ओवरऑल बात की, लेकिन जिस तरह से जो बजट पेश किए जाते हैं, बहुत सारा एक आंकड़ा होता है करोड़ों अरबों रुपए का। जमीनी हकीकत पर जब बजट पेश होते हैं तो जनता में किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं कि कितना अमली जामा बजट के मुताबिक पहनाया जाता है, या फिर जो विपक्ष अक्सर बजट को लेकर कहता है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है, इसमें कितनी सच्चाई होती है? बिल्कुल, अभी तो हम लोग इस पर विश्लेषण कर रहे हैं और जिस तरीके से बजट आया और हमने जो सुना है उसके जो कुछ छोटे मोटा एक आया कि टोटल जो रिपोर्ट निकल के आई है कि 15.6% ही बजट में बढ़ोतरी की गई है पिछले साल के मुकाबले इस साल। और पिछले साल चूँकि कोरोना का टाइम था और कोविड का बहुत ही महामारी में फर्स्ट फेज़, सेकेंड फेज़ एंड थर्ड फेज़ उसमें झेलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर भी बजट इस बार बेहतर है। हाँ, कुछ कम रह गया है। सरकार ने बहुत कुछ करने के, एग्रीकल्चर में भी काम किया है, एजुकेशन पे भी काम किया, सब चीज़ पे किया है, लेकिन शहरी विकास और टाउन कंट्री प्लानिंग पे इन्होंने बजट को काटा है। ठीक है, -7.88% इन लोगों ने बजट को काटा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। शहरों में और जो उसके विकास के लिए जो योजनाएं आती हैं जैसे नगर निकाय में और सब चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में, जबकि सरकार के केंद्र से भी बहुत सी योजनाएं आती हैं शहरों के विकास के लिए, बसें चलानी है और सब चीज़ चलानी है। हमारे बहुत सी शहरों में जो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं जो आ रही हैं वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रही हैं। इसके साथ साथ हमारे को जो होम में जो गृह का क्षेत्र है जिसे कहते हैं पुलिसिंग में बहुत ही ज़्यादा अभी उसमें भी ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं है, 7% कुछ बढ़ाया है, जबकि इसमें हमें 17 से 27% की बढ़त की आसार थे कि इसमें बढ़ना चाहिए था। और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इन्होंने ठीक किया है। हाँ, इरिगेशन और वाटर रिफॉर्म्स पे जो काम किया है वो 50% बढ़ा है, जो कि कृषि के लिए और उन सब चीज़ों के लिए बेहतर काम करेगा। हाँ, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वर्क्स पे भी थोड़ा कम ही दिया है। सरकार को थोड़ा इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, करनी चाहिए, चर्चाएं और इस पर होंगी, और क्योंकि विपक्ष के लिए भी है, जनता को भी अपेक्षाएं होती हैं। अच्छा, जी, अब विधु रावल साहब, डॉक्टर विधु रावल साहब, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ाया गया है बजट, कई परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाया गया है। ग्रामीण विकास की अगर बात की जाए, पंचायत की अगर बात की जाए, 83% के हिसाब से बजट में बढ़ोतरी की गई, लेकिन शहरी विकास, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में 7.88% की कमी की गई है। तो इसकी वजह क्या रही है कि ज़्यादा काम हो चुका है, पहले का काफ़ी कुछ बचा हुआ है, या फिर उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, कुछ और ज़्यादा चीज़ों पर नज़र रखी जाए? देखिए, अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक्यूज किया जा रहा था कि शहरी, क्योंकि निकाय के चुनाव हैं, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के और नगर परिषदों के चुनाव हैं, तो इस नाते से हमने वहां पर ध्यान दिया। और अभी आपने आंकड़ा प्रस्तुत किया, आपने मेरे मुंह की बात कही, मैं इसका यही उत्तर देने वाला था कि नहीं जी, उल्टा घटाया है। तो आप दोनों तरफ से हमारे कान नहीं पकड़ सकते। असल में आपने बहुत अच्छा बताया कि हमने पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से जो हमारी मैनेजमेंट रही है, जो हमारा वित्त प्रबंधन रहा है, वो इतना अच्छा रहा है कि हमने आवश्यकता महसूस की कि यहाँ का ये जो शहरी, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाला पैसा है,
इसको हम बेहतर तरीके से ग्रामीण आंचल में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे पंचायती राज में पैसा डालने की बात हो, चाहे इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कृषि की बात हो। कृषि में वैसे भी हम हरियाणा जो है पूरे देश के अंदर अग्रणी है। हरियाणा को देखा जाता है कृषि के तौर पर सबसे ज्यादा अगर किसी फसल का रेट, उपज का रेट किसान को मिलता है तो हरियाणा में मिलता है। और ये 2014 के बाद भाजपा की जब से सरकार है, हमने सुनिश्चित किया कि किसान को हर प्रकार से लाभ पहुंचाया जाए। इसी प्रकार से हमने महसूस किया कि कोविड के बाद जिस प्रकार से हेल्थ चैलेंजेस हमने देखे थे, और उसके बाद एक आई ओपनिंग का मामला था कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और इसके साथ साथ शिक्षा में बहुत बड़े स्केल पर हमें निवेश करना है। मेरा सवाल है फिर इसके साथ ही डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ बहुत संक्षेप में, फिर मैं दूसरे अपने प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा कि कृषि के क्षेत्र में भी तकरीबन 25% की बढ़ोतरी की गई है, और ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण विकास के लिए अगर बात की जाए तो 83%। तो इसकी एक वजह क्या ये मानी जाए कि शहरों को लेकर जो एक लोगों में बात है कि बीजेपी को शहर में फ़ायदा मिलता है, बीजेपी शहरी पार्टी है, तो वो नाराज़गी शहरों में नहीं थी आगे की बहुत सोचकर, क्योंकि हर चीज़ में देखा जाता है ना, तो गांव में जो नाराज़गी थी इस तरह से उसको दूर किया जाए। पंचायत के चुनाव भी आने वाले हैं, किसानों की भी नाराज़गी थी, तो इस तरह से इसको दूर कर दिया जाए, ये सोचा गया। देखिए, हम राजनीतिक तौर पर प्रशासनिक कार्य नहीं करते हैं। अच्छा। अभी तक जो पिछली सरकारें थी वो दे वर एक्यूज्ड ऑफ डूइंग इट। उनको राजनीति को प्रशासन के साथ, शासन के साथ मिक्स करने की उन पर एक्विजिशन थी। हमारे चाहे प्रवक्ता अगर बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि बजट पर चर्चा हो तो गैर राजनीतिक हो, उसमें लांछन बिना बात के ना लगे, उनमें आंकड़ोंगत चर्चा हो। जब हमारे मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में खड़े होकर बजट के ऊपर देते हैं तो राजनीति से प्रेरित नहीं होता, वो हरियाणा के अगले 25 साल का रोड मैप जो है लेआउट करते हैं। हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से, जिस प्रकार केंद्र के अंदर इस बार जो है अमृत बजट पेश किया गया, हमने वज्र बजट पेश किया, और वज्र जो है सिंबॉलिक है। ना सिर्फ वज्र जो है सिंबॉलिक है, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? कि हमने हरियाणा को सशक्त करना है। अब हम हरियाणा को हर सूचांक पर टॉप पर लेकर आए हैं। चलिए, अब मैं ठीक है सर, अब मैं दूसरे अपने जो आप दूसरे प्रवक्ता हैं उनसे ही बात करता हूं। जी रोड साहब, मैं सर आऊंगा। आप कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में अगर कहना एक दो लाइन में। बिल्कुल। हाँ। इन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में हम लोगों ने जो बजट में हमने कमी की है, जी सर, तो देखिए उनके पास आय के साधन भी निकाले हैं। इस चीज को ये कहना थोड़ा सा रह गए, क्योंकि उन्होंने जो रेडी फड़ी और सब चीजों के लिए जो काम किया है उसमें उनकी आय के लोकल स्तर पर उन्होंने आय के साधन बढ़ाए। ये जोड़ देते तो ज्यादा बेहतर होता कि हमने वहां पर आय कैसे निकाली है, इसीलिए हमने इसको बजट को डाउन किया। ठीक है, ये भी जोड़ देना चाहिए। ठीक है सर, मैंने बताया मैनेजमेंट, मैंने उसमें बताया। रोड साहब, शहरों में काम अच्छा हुआ है, शहरों में काम अच्छा हुआ है, और अब गांव की बारी थी, गांव पर ज्यादा फोकस किया गया है, इसलिए शहरी विकास का जो बजट था वो कम किया गया है, जो एक सवाल उठ रहा है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? और 25 साल का एक विजन है, 25 साल बाद नजर आएगा इस पूरे बजट का, या फिर अगली बार जब बजट पेश होगा तो उसका कितना मजबूत ये बजट था, कितना फायदा हुआ है? नासिर जी, शहरों में कितना काम हुआ है, मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में जो बीजेपी के माननीय विधायक हैं, थानेश्वर विधानसभा क्षेत्र से कुरुक्षेत्र के अंदर आता है वो जी, और उनकी धर्मपत्नी ही वहाँ की जो नगर पालिका परिषद है उसकी चेयरपर्सन है, पिछले 20 सालों से वही रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में जो स्थिति है उसके लिए विधानसभा में भी चर्चा हुई है जी। कोई ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के विदु रावल जी से ही मैं ये बात कर रहा हूँ, खुद विधायक जी ने भी उठाया, और बीजेपी के जो हमारे वहाँ पर अध्यक्ष रहे हैं जिले के कुरुक्षेत्र के श्री धर्मवीर मिर्जापुर, उन्होंने बीजेपी के तमाम साथियों ने चिट्ठी मुख्यमंत्री तक को लिखी, और कि जो दुर्दशा वहाँ पर है कि मुख्यमंत्री जी को भी एक बार, मुझे खुद हमारे भी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, पीपली से यूनिवर्सिटी जाने के लिए उनको कोई बाईपास सड़क का सहारा लेना पड़ा था, एक लिंक रोड का। जो शहरों में विकास हुआ, कुरुक्षेत्र की दुर्दशा आज तक इतनी बुरी नहीं हुई। जब कभी गुलजारी लाल नंदा जी ने थानेसर में कहीं ब्रह्म सरोवर बनाया, स्नेह सरोवर बनाया, और जितना विकास हुआ, जबकि वहां पर बजट गीता जयंती का भी आता है, केंद्र सरकार का भी आता है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कुरुक्षेत्र की मिसाल दे रहे हैं, बाकी आप पूरे हरियाणा के शहरों का इसी मिसाल में इसी मिसाल से वहां पर जो नगर पालिका के द्वारा जो कह रहे हैं ना, आय के साधन भी जनरेट कर दिए। हमारे एक साथी ने भी अभी यह बात कही। ठीक है सर। तो वहां पर आप शौचालय के अंदर जाने की तो जहमत नहीं उठा पाते, आप उसके 10 मीटर के एरिया से निकल के दिखा दो, अगर नाक पे रुमाल रख के
आप इसी पर रजत पंजेटा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बात पर, जो शहरी विकास का जो बजट है उसमें कमी करना और उसकी एक वजह ये बताना कि वहां पर काम पहले से बेहतर हुए तो अब इतनी जरूरत नहीं थी, तो फिर दूसरी तरफ उस बजट को इस्तेमाल किया जाए खासतौर से कृषि के लिए या फिर ग्रामीण विकास के लिए? नहीं, देखिए पूरे हरियाणा की सड़कों का इसमें बुरा हाल है। चाहे आप रदौर लीजिए, लाडवा लीजिए, आसंत लीजिए, पेवा लीजिए, जो इंटरनल रोड्स हैं वो पूरे हरियाणा की जो है बहुत बुरी हालत है। और ये नहीं पिछले 3-3.5 साल से उनकी हालत ख़राब है। अगर कोई भाजपा का प्रवक्ता ये कह दे कि 1 साल पहले बरसात हो गई और ख़राब हो गए, ये पिछले 3-3.5 साल से जो सड़कों का बुरा हाल है। और रेवेन्यू जनरेट करने का, यानी आगे आप कोरोना काल में जो पहले मध्यम वर्ग की कमर टूटी हुई है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसके ऊपर आप एक अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। और आप बिना बोझ डाले क्या कहाँ से जुटा सकते हैं, आप वो देखिए कि एक्साइज में कहाँ से आप ला सकते हैं। अब आती है राहत देने की। मुझे यहाँ पे चाहे राय साहब बैठे हैं, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हैं, चाहे जजपा के प्रवक्ता हैं, बजट में सबसे मेन अहम चीज इनसे ये लाइनें पूछी है कि आम जनता के लिए हमने ये दिया है, यहाँ हमने उनको राहत दी है। ठीक है। दूसरा, मेरे पास पिछले 7 साल की फिगर्स हैं और मुझे लगता है कि यही बजट की कॉपी है। और मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा बजट आता है, मेरे पास तो ये बजट की कॉपी है। अच्छा। और उसके अंदर परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि एजुकेशन का अगर मैं आपकी बात करूं तो एजुकेशन 2016-17 में बजट का कुल 13.34%, 2017-18 में 14.24 जो कि बढ़ाया, फिर 2018-19 में घटाया 12.96, उसके बाद 19-20 के अंदर फिर घटाया 11.61, उसके बाद 20-21 में बढ़ाया गया, 21-22 में उसे घटाया और इस बार दोबारा घटाया। मैंने पहले भी कहा 1 रुपए के मैं हिसाब से परसेंटेज मेथड देख रहा हूं जो आप ही के इस बजट के इस पेज पे है। हो सकता है आपको ये बजट का पेज ना मिला हो और दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप खुद ये बजट का पेज, हमने तो 7 साल का आप ही के बजट से कंपैरिजन किया है। आप यहाँ बैठ के कैसे कह सकते हैं कि आंकड़े हम गलत पेश कर रहे हैं? ये आप ही का बजट है और आप ही के बजट के आंकड़े हम दे रहे हैं। और इस बात का जवाब क्या? और अगर बढ़ाया है, अगर बढ़ाया भी है, मैं मानता हूं कि बढ़ाया है, लेकिन वो 1% से भी कम है जो कि पिछले 7 साल का मैंने आपको कंपैरिजन किया। मेरे पास सारे क्षेत्र हैं। भाग सिंह दमदमा। दूसरा नहीं, 1 मिनट को कंक्लूड करने दीजिए जी, जल्दी से। जो आज महंगाई है, महंगाई के अंदर अगर आप इस महंगाई के दौर में आप ये बताइए आम जनता की जेब से आप क्या डाका नहीं डालेंगे, क्या उसको राहत मिलेगी? आप ये 2 क्वेश्चन आप सीधा मैं पूछ रहा हूं रजत पंजेटा जी, पहले भाग सिंह दमदमा से पूछ रहा हूं, सहयोगी पार्टी हैं, काफी अच्छा बजट है उनके मुताबिक। एक सवाल तो यही जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि घटाया फिर थोड़ा सा बढ़ा दिया, रजत पंडित आपने सुना है। दूसरा ये कि वो कौन सी 2-3 ऐसी बातें हैं जिससे आम आदमी को फायदा सीधे सीधे हो रहा है इस बजट से? देखिए, रजत भाई जी ने पूरी तरह से एक प्रेस ही कर दिया इसको, एकदम कंट्रोल के किसी तरह से आंकड़े इनके पास भी जो सरकारी बजट जारी हो और हमारे पास भी वही है कि ये क्लियर कहता है जो ग्रोथ है वो 15.6 की है अब की बार ग्रोथ। और मैं कहता हूँ कि ये कहीं भी आप दिखा दीजिए, ये इससे ना 1 पॉइंट कम हो सकती है और ना इससे बढ़ सकती है। मैं फिलहाल आपके पास एक विभाग को लेकर आता हूँ कि जिस प्रकार से रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का विभाग की है, उसके अंदर जो पिछली बार था 3723.93 करोड़ रुपए का। देखिए, कंपेयर तो हम 21-22 से ही करेंगे ना अगले बजट को। हम 1947 में नहीं जा सकते, 90 में नहीं जा सकते, 5 में नहीं जा सकते, लेकिन अब की बार 6826 करोड़ जो आया है, 83.30% की बढ़ोतरी। आज ग्रामीण में एरिया में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए सरकार ने पूरी तरह से ध्यान देते हुए, अभी बात चली थी कि स्थानीय निकाय की, मैं कंपेयर करता हूँ स्थानीय निकाय और जो ग्रामीण क्षेत्र की बात है, उनका बजट बहुत है, 7 पॉइंट कुछ कम हुआ है, लेकिन वहाँ सोर्सेज हैं। ठीक है, केंद्र के काफ़ी बड़े सोर्सेज हैं और आमदनी है, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर परिषद हैं और नगर निगम हैं, यहाँ पे आमदनीज भी काफ़ी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग इसके अगर आप विपरीत में जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में इनके मुकाबले पंचायतों की आमदनी ना के बराबर है। तो वहां बजट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, चाहे उनकी गलियों का निर्माण होना हो पंचायतों के अंदर, चाहे कम्युनिटी, अब देखिए कम्युनिटी सेंटर्स पूरी हर पंचायत के ऊपर लगभग आ रहे हैं, चाहे वहां शमशान घाट की बात हो, चाहे वहां डंगे लगकर कोई पहाड़ी क्षेत्र है जैसे कालका से लेकर कलेसर तक चले जाते हैं, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप गाँव केंद्र बनाने के लिए आपको जो स्पॉटिंग वॉल देनी पड़ती है, उसके लिए आपका करना पड़े। तो ये पंचायती
राज्य को इतना ग्रामीण को मजबूत करने के लिए बजट आप देखिए कि ये 80% के लगभग 83% यदि बढ़ाना है तो सरकार की नीयत साफ है कि, और उसके अंदर मनरेगा उसके अंदर साथ अटैच होती है। मनरेगा आम आदमी को क्या मिलता है, उसको मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है, और मनरेगा के तहत रोजगार हर व्यक्ति को देना गांव में अनिवार्य है। मैं आता हूं आपके पास, मैं बता रहा हूं कि आम आदमी को, और जो ये कॉलेजेस हैं अभी जो 3 पहले यमुनानगर और कैथल सिरसा खुल चुके थे, और चरखी दादरी जिसमें पंचकुले का भी नाम है हमारे साथ, कैथल सिरसा यमुनानगर जिस प्रकार पहले थे, पलवल चरखी दादरी पंचकुला और फतेहाबाद, यदि ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज यहाँ बनते हैं तो क्या इनका आम आदमी को लाभ नहीं मिलेगा? कंस्ट्रक्शन होगी तो आम आदमी को इसमें लाभ नहीं मिलेगा? क्या रोजगार नहीं मिलेगा? कौशल विकास रोजगार के लिए, आम आदमी के लिए है। ठीक है बासिम दमदमा जी, मैं आता हूँ आपके पास अब दूसरे कुछ और टॉपिक्स को लेकर। और आज महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी हमारे तमाम देश की और दुनिया की महिलाओं को शुभकामनाएं। और मुख्यमंत्री ने भी महिलाओं से रिलेटेड बजट से शुरुआत की थी अपने बजट की, और कई ऐलान उनकी तरफ से किए गए थे, चाहे वो सुषमा स्वराज पुरस्कार की बात हो, हॉस्टल्स बनाने की बात हो 3 बड़े शहरों में, और उद्यमिता योजना की बात हो, इसके अलावा परिवहन सुविधाओं की बात हो। इस पर एक सवाल ये था डॉक्टर विधु रावल साहब, ठीक है, ये तो बात समझ में आती है कि महिलाओं के हिसाब से महिला दिवस के मुताबिक शुरुआत से एक सम्मान उनको दिया गया, एक तरीके से शुभकामनाएं इस तरह से दी गई थी। क्या हरियाणा में भी अब धीरे धीरे, ये 3रा साल, उसके बाद फिर एक और साल, तो ये पैटर्न है जैसे यूपी में नजर आया महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो ज्यादातर बातें नजर आई थी, कि अब इस तरफ फोकस किया जाए, फिर आने वाले वक्त में कि हमने महिलाओं के लिए काम किया है, इस आधी आबादी के लिए ये काम किया है, तो इससे बहुत सारी चीजें हम गेन कर सकते हैं, लाभ मिल सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, देश की और दुनिया की जो दूसरी जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी को आप उदासीन रखकर उनको इग्नोर करके पूरी तरीके से आप उसको जो है सबका साथ और सबका विकास नहीं कह सकते। इसीलिए ही हमारा जो विकास है, जो भाजपा का विकास मॉडल है, जो सबका साथ सबका विकास वाला मॉडल है, वो सभी का प्रयास और सभी के विश्वास के साथ जुड़ा हुआ मॉडल है। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक काम किया। अच्छा। ये अपने आप में चमत्कारिक काम है कि हम किस प्रकार से 876 जो लिंग अनुपात था, और पानीपत से ही बिगुल बजाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। पानीपत हरियाणा के अंदर से जो बिगुल बजा, वो आज हरियाणा जो टॉटर कर रहा था 876 जैसे लिंग अनुपात के साथ, 1000 लड़कों के प्रति 876 था, आज वो बढ़ाकर हम 915 तक ले आए हैं। तो ये हमें जमीनी तौर पर दिखती हैं ये चीजें। इसके अलावा किस प्रकार से हमने तय किया, हरियाणा की सरकार ने तय किया, बहुत सारे विशेषज्ञों ने मजाक उड़ाया शुरू में, हमने तय किया कि कोई भी महिला छात्रा जो है वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगी, 5 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी, उसके घर के 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, वो साइकिल से जा पाए, और वो 20 किलोमीटर के दायरे में महाविद्यालय होना चाहिए। और इसको हमने साक्षात किया। ठीक है सर, देखिए हम अचीवर हैं, हमने केवल बात नहीं की। आज किसी भी गांव से हरियाणा के 20 किलोमीटर दूर महाविद्यालय नहीं है। ठीक है सर, अब इस पर हम, हाँ, क्योंकि बजट तो आया है, अब इस पर अब प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी सर, बहुत जल्दी से। हाँ जी, बहुत जल्दी बताता हूं। देखिए, महिलाओं की बात करें और बैठकर जो मेल पैट्रियार्की है उसके तहत बात करें, मेल जो है लोग कहें, हम महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं। महिलाएं योजना बनाएं अपने खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। हमने जो 50% का पंचायती राज में उनको आरक्षण की सुविधा दी है, ये बहुत बड़ा कदम है। और दूसरा, हर बार बात होती है केवल एक बिलो पॉवर्टी लाइन की। हमने कहा नहीं, 5 लाख से कम जिस भी परिवार की आय है, उन महिलाओं को हम 3 लाख रुपए ऋण देंगे, और उसकी जो ऋण है आसान शर्तों पर रहेगा, और 7% उसकी इंटरेस्ट रेट रहेगा। हमने जो सुषमा स्वराज, ठीक है सर, ठीक है सर, की बेटी सुषमा स्वराज जी देश की शान। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि जैसे अभी बहुत सी महिलाएं टीचर्स हैं या और भी दूसरी महिलाएं हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो प्रदर्शन करती नजर आती हैं, तो उनको कुछ राहत मिलेगी इन तमाम चीजों से? इस बजट से उनकी मांगों को माना जाएगा, कुछ उनको राहत मिलेगी? देखिए, अभी भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को सबसे ज्यादा अगर कहीं सुविधाएं मिल रही है, सबसे ज्यादा मानदेय मिल रहा है, तो हरियाणा में मिल रहा है। 12,600 रुपए से अधिक है, 687 रुपए है शायद। तो उसके बावजूद भी देखिए, जहां पर कर्मचारी यूनियन बन जाती है, तो यूनियन को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनकी मांगे कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है सर, विधु रावल साहब, अब हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। सुरेश रोड़ साहब,
महिला सशक्तिकरण की बात सभी करते हैं और वो बहुत ज़रूरी भी है। महिलाओं के बगैर हमारे समाज की और पूरी दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी सरकार का ये दावा है इस बजट के हिसाब से भी और पहले से भी कि हमने महिलाओं को हरियाणा में सुरक्षा भी दी है और उनको सशक्त भी किया है। और स्कूल कॉलेजेस जो 20 किलोमीटर के एरिया में या 5 किलोमीटर के एरिया में बनाने की बात थी, वो आज धरातल पर नजर आती हैं चीज़ें, और इस बजट से और ज़्यादा मजबूती महिलाओं को मिलेगी। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी खुद देश की आधी आबादी के पक्ष में रही है और इसका बीजेपी ने तो कुछ किया है ना किया वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये बताना चाहती है कि हमने सबसे पहले देश की प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देशवासियों को दिया। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी कांग्रेस पार्टी की ही देन थी भारतवर्ष को, और आज हमारी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा के तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी मेरी नेता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी तो बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, हमारी है। वो फेक ट्विटर अकाउंट से है। उस पर एक दिन अलग चर्चा कर लेंगे, हमारे पास आंकड़े हैं। अच्छा। और उससे अलग हरियाणा प्रदेश की हमारी अध्यक्षा जी बहन कुमारी शैलजा जी आपके मतलब आप इस तरह से महिलाओं के कुछ बड़े पदों पर महिलाओं का जो आम महिला है, जो गांव की महिला है, किसी छोटे शहर की महिला है, कामकाजी महिला है, तो क्या कुछ पदों पर बड़ी महिलाएं आ जाएं तो उससे वो मजबूत हो जाती है? नासिर जी, मेरी बात पूरी दीजिएगा। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी हमारे प्रिय नेता राजीव गांधी जी के द्वारा सुनिश्चित की गई। हम आंकड़े देते हैं, हम वैसे बरगलाने की बात नहीं करते। दूसरी बात, जो महाविद्यालय और जो बीजेपी के साथी की तरफ से कहा गया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। शायद हमारी नजर में कहीं ना पड़े हों, हर 5 किलोमीटर में विद्यालय और जो महाविद्यालय हैं जितने भी खुल रहे हैं, मैं रावल साहब आपको बताना चाहता हूँ, ये हम खोल के गए कांग्रेस के टाइम में। आपने एक स्कूल की ईंट कहीं लगाई हो, एक स्कूल की या कॉलेज की नींव का शिलान्यास कहीं खट्टर साहब ने किया हो 2014 से लेकर आज तक किसी महाविद्यालय का, आप बता दीजिएगा। हमारे बनाए हुए प्रोजेक्टों को उनमें कोई ना कोई मेडिटेशन हॉल बना के रिबन काट देते हैं। आप बताइए इन्होंने 20 किलोमीटर में क्या सुनिश्चित किया? अच्छा रावल साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात जल्दी करिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इन्होंने एक एचटेट के टेस्ट को लेकर, ये जेजेपी के साथी भी बैठे हैं, इनको भी मैं आगाह करता हूं, अपने दुष्यंत चौटाला जी का वादा था कि इसको हम अनिवार्यता ही खत्म कर देंगे। वो 50 किलोमीटर तक बीजेपी ने किया था, 200 किलोमीटर तक बच्चों को भेजते थे, हमने तो नहीं किया। उसको 50 किलोमीटर पे लगा के छोड़ दिया कि 200 किलोमीटर की बजाय 50 किलोमीटर जाएंगे, वो भी गलत है। आप एक एचटेट के टेस्ट के लिए दूरी तो कम नहीं कर पाए, आप स्कूल और कॉलेज खोलने की बात करते हो। अब वो 5 या 8-10 कॉलेजेस का नाम बताने वाले हैं। जी बताइए रावल साहब। जी, मैं जल्दी से एक बात पूरी करूंगा। महिला सशक्तिकरण की बात की तो हमारे सम्मानित साथी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना महिला सशक्तिकरण है। उनकी बहू को, वो तो मैंने सवाल कर लिया सर रावल साहब, वो मैंने सवाल कर लिया कि प्रधानमंत्री पार्टी का अध्यक्ष बनना, नहीं इसमें फर्क है बात सर। नेहरू जी नहीं बना के गए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, नेहरू जी के बाद पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद बने हैं वो देश की जनता ने चुने हुए सांसदों के द्वारा बनी है। मैं सबको धैर्य से सुनता हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हैं ये? अब मैं मुझे आप ये तो मैंने आपको ना सर एक्स्ट्रा टाइम दिया, अभी दूसरा नंबर था रजत पंजेटा जी का। एक मिनट सर, अभी समय मिला था, मुझे मेरा पॉइंट तो रखने दीजिए ना। हाँ। नासिर जी, मुझे मेरा पॉइंट तो रखने दीजिए। बोलिए सर। चलिए, तो पंडित नेहरू जी की सुपुत्री को प्रधानमंत्री बनाना इनका रावल साहब बात ये कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। डॉक्टर विधु रावल साहब, एक मिनट में आ रहा हूँ। डॉक्टर विधु रावल साहब वो ये कह रहे हैं कि कॉलेज नहीं बनाए हैं, स्कूल नहीं बनाए हैं, वो ये गिनवाना चाह रहे हैं। एक बार रुक तो जाइए, धैर्य तो रखिए नासिर जी, धैर्य रखिए, मुझे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी तो दीजिए। मुझे जल्दी से, मैं तीसरी बार प्रयास कर रहा हूं अपना पॉइंट पूरा करने का, तो मुझे एक बार करने दीजिए। एक मुश्त में बहुत जल्दी खत्म करूंगा इस बात को। तो पंडित नेहरू जी की सुपुत्री को प्रधानमंत्री बनाना इनका महिला सशक्तिकरण मॉडल है, उनकी बहू को अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना इनका महिला सशक्तिकरण मॉडल है। और खुद जो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल ने खुद कहा कि मैं बहुत अच्छे पराठे बनाती थी,
उनको राष्ट्रपति बनाना इनका महिला सशक्तिकरण मॉडल है। कल को दादी की नाक वाली प्रियंका गांधी जी को ये अध्यक्ष बना लेंगे, वो महिला सशक्तिकरण मॉडल है। वो कलावती का क्या होगा? नहीं सर, मैंने तो सवाल इसलिए किया, आप महिलाओं, एक मिनट, रजत पंजेटा जी क्या कहेंगे? ठीक है विदु रावल साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, सर दोबारा आऊंगा। मैं ये आपसे जानना चाह रहे हैं रावल साहब ये जानना चाह रहे हैं कि कितने कॉलेज, कितने स्कूल्स बनाए गए हैं? मैं बता रहा हूं। तो पांच के नाम गिनाकर उनको आप चुप करा दीजिए। एक विश्वविद्यालय बता दो, एक महिला विश्वविद्यालय का नाम बता दें, एक विश्वविद्यालय, चलो 5 नहीं आते, एक बता दो। सुनिए नासिर साहब सुनिए। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी, हमें जनता ने संभलवाई थी, कांग्रेस ने नहीं संभलवाई थी। दोबारा कह रहा हूं, उस समय हरियाणा के अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल नोट कीजिए 105 महाविद्यालय थे, हमने उनको बढ़ाकर 167 किया जो फंक्शनल है। कोई एक भी 167 में से नॉन फंक्शनल नहीं है। इन्होंने 1 2 3 कहा था, मैं गिनवाता हूं इनको, गिनिए। सढौरा का सुनिए, बताने दीजिए ना, सढौरा का कॉलेज की ईंट कब लगाई थी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा सपनों में लगा के क्या? रादौर के कॉलेज की ईंट कब लगाई थी? सपनों में लगा के क्या? किस प्रकार की बात करते हैं? ठीक है सर, गिना दिया जी। रजत पंजेटा जी, ठीक है सुरेश साहब, गिना दिया उन्होंने। रजत पंजेटा जी, सर अब मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना, फिर आगे हम डिस्कशन आगे जारी करेंगे। रजत पंजेटा जी बोलिए। 57 फंक्शनल। देखिए, महिला दिवस की पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा, अभी बात हो रहा था तो महिलाओं के लिए बात हो रही थी, तो कन्यादान स्कीम के अंदर जो सरकार पैसे देगी, वहाँ पे भी जो है वो उनका 2 लाख वाला जो इनको इनकम है वो देखी जाएगी। वो अगर लड़की वालों की कम है वो देखनी चाहिए थी इनको, अगर ये लड़के वालों को भी देखेंगे, और कंडीशंस बहुत ज़्यादा लगा दी हैं सरकार ने कन्यादान स्कीम में। दूसरा, जो स्कूल की बात है, वो दायरा भाजपा की सरकार ने 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर खुद किया था, और काफ़ी जो है ग्रामीण अंचल में स्कूल बंद करने का काम किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था स्कूल में बच्चे कम है। अगर स्कूल में बच्चे कम है तो उन्होंने कहा कि भाई हम ये वाले जो हैं वो स्कूल बंद कर रहे हैं। दूसरा, रेप के जो केसेस हैं एनसीआरबी डाटा के अनुसार वो जो है हरियाणा में बढ़ते जा रहे हैं बच्चियों के साथ। दूसरा, मेडिकल कॉलेज ये कह रहे थे हर जिले में बनाएंगे, प्राइवेट की बात नहीं मैं कर रहा। आप ये बताइए, सरकारी मेडिकल कॉलेज 22 के 22 जिलों में कब तक बन जाएंगे? क्या ये सिर्फ घोषणाएं हैं? और ये घोषणाओं का बजट है। और देखिए, अगर मैं श्वेत पत्र की बात करता हूं तो डेवलपमेंट में कहां खर्च हुआ है उसका श्वेत पत्र की मैंने बात की थी, और सेंटर की स्कीम्स क्या है, सेंटर की एलोकेशन क्या है, और गवर्नमेंट की क्या है। दूसरा, अभी भी हमारी डिबेट जारी है। आप ये बताइए, सीधे तौर पे मध्यम वर्ग को किस आपकी उससे राहत मिलेगी? ठीक है सर, मैं अब ब्रेक के बाद संजय राय साहब आपके पास, और भाग सिंह दमदमा जी आपके पास मैं आऊंगा, आपसे शुरुआत करूंगा अगले डिस्कशन की। ब्रेक के बाद, बहुत छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। महिलाओं के मुद्दे पर भी बात हो रही है, महिला दिवस है, इसके अलावा जो बजट पेश हुआ है बढ़ाकर पेश किया गया है, लेकिन इसको विपक्ष किस तरह से देख रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से किस तरह की बातें की जा रही हैं, कितनी आलोचना हो रही है और क्यों हो रही है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और कितना अच्छा बताया जा रहा है तो क्यों बताया जा रहा है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से मैंने वादा किया था, भाग सिंह दमदमा जी कि आपसे शुरुआत करूंगा और फिर उसके बाद संजय राय जी के पास में आऊँगा। बहुत सारे सवाल उठे थे ब्रेक पर जाने से पहले, महिलाओं के सुविधाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर भी, और इस बजट में खासतौर से महिलाओं पर भी अच्छा खासा फोकस किया गया है। उनसे जुड़ी हुई जो भी बातें उस पर बढ़ोतरी की गई है बजट में। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि सिर्फ बातें हैं, दिखावा है, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस की बात हो। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, महिलाओं के ऊपर आज महिला दिवस है, और मैं पुनः बधाई भी देता हूं हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों की इस देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उनके ऊपर बहुत बढ़िया, मैं जो सुषमा स्वराज जी हमारे, उनके ऊपर नाम के ऊपर जो उनको प्रोत्साहन के रूप में एक अवार्ड है, उनके ऊपर 5 लाख की राशि एक तय की गई है उस चीज़ के लिए महिला, और 1000 पुलिस जो कांस्टेबल हैं उनकी भर्ती के लिए भी महिलाओं सशक्तिकरण के ऊपर है। उसके अलावा इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, जिस प्रकार से अभी बात की थी, उससे पहले रोजगार के ऊपर बात कर रहे थे कि रोजगार में क्या।
200 रोजगार मिले प्रदेश में, और पिछले रोजगार मिलों के आप आंकड़े उठा सकते हैं कि जहां जहां रोजगार मिले हैं वहां से प्लेसमेंट हुई है, चाहे वो कंपनियों में। तो ये 200 रोजगार मिले लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और साथ ही उसके बाद 2 वर्षों के अंदर 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना और प्लेसमेंट करना। हरियाणा रोजगार प्लेसमेंट सेल का निर्माण किया गया है, जिससे हमारे 1 लाख युवाओं को अगले 2 साल के अंदर उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उसमें युवाओं के अंदर हमारी बहनें भी हैं और हमारे भाई भी हैं। और जो है कौशल रोजगार निगम का गठन, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जितनी दिक्कतें आती थी ठेकेदारी सिस्टम में कि ठेकेदार, आज उसके ऊपर पूरी तरह से सरकार ने एकदम ट्रांसपेरेंसी करते हुए उस पर अंकुश लगाने का काम किया है कौशल रोजगार निगम का गठन करने के बाद। और सामाजिक न्याय में ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं कि जो हमारे जिस प्रकार मंद बुद्धि हो जाते हैं और उनको सड़कों पर आप देखते हैं हर तरह से, चाहे उसमें हमारी मातृशक्ति भी हो, बहनें भी हैं, पुरुष भी हैं, उनके लिए माइनिंग जो मेंटली दिव्यांगों के लिए अंबाला में देखभाल केंद्र की जो स्थापना की जा रही है वो भी इस बजट के लिए विशेष है। और एक और हमारे समाज से बड़े उपेक्षित रहे हैं लोग, उन लोगों को बुरी नज़र से भी देखा गया है। जिस प्रकार एड्स पीड़ित लोग हैं, वो जितने भी हैं वो समस्याएं तो उनके लिए आ चुकी हैं, वो चाहे किन्हीं कारणों से उनके अंदर वो एड्स पीरियड हुए, उनको 2250 रुपये पेंशन का प्रावधान इसके अंदर प्रति माह का रखा गया है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना है, जिसके अंदर 4 लाख रुपए वार्षिक आय के परिवार को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये योजनाएं एक गरीब, सबसे नीचे, अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय जिसे कहते हैं, वो जो सरकार की एक योजना है उसका लाभ है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ही ये सारा बजट के अंदर लेकर आए हैं जितना भी कार्यक्रम है। और जो इसके साथ ही जो डिपो है राशन का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर पूरी तरह से घोषणा की कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी 50% डिपोज के अंदर, हमारी महिलाएं और हमारी बहनों को। और वो जो डिपो हैं जो उचित मूल्य की दुकानों को है वो एकदम केंद्र के साथ मेल करके भी और उसे मार्केट में लाने के लिए सेवा केंद्रों के रूप में भी विकसित करने की योजना है कि उस राशन डिपो के अंदर जब हमारी बहन एकदम बैठेगी, हमारी माता उसके ऊपर बैठेगी, तो उसको जो चीजें आ रही है वो सेवा केंद्र के रूप में भी उसको अपनी शॉप चलाएंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। और पीडीएस में महिला दिवस के मौके पर लाभार्थियों को उसमें भी शामिल किया गया। महिला दिवस के मौके पर बजट पेश हुआ हरियाणा का, और महिला सशक्तिकरण को देखते हुए बजट की शुरुआत इसी से की गई। किस तरह से आप इस 20% की बढ़ोतरी जो महिलाओं से जुड़ी हुई नजर आ रही है बजट में देखते हैं, कितना सशक्त वो हो पाएंगी? और जो अवार्ड्स की घोषणा की गई है, हॉस्टल्स की घोषणा की गई है, या फिर रोजगार से के हिसाब से उनको मजबूत किया जाए उसकी घोषणा की गई है, किस तरह से आप देखते हैं और कितना संभव इन चीज़ों को देख पाते हैं? देखिए, प्रयास तो किया जा रहा है, प्रयास से कहाँ तक सफल हो पाएगा ये भी बात है। अभी देखिए 2-4 दिन पहले ही आंगनबाड़ी, आप पहले से अगर तुलना करें सर, पहले से तुलना करें तो किस तरह से देखते हैं? पहले ये था, देखिए पहले हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें थी, पहले हम लोगों के यहाँ महिलाओं को आगे नहीं बढ़े। पहले से मेरा मतलब पिछले 2-3 साल के बजट से और इस बार महिलाओं के लिए। जी मैं आता हूँ उस पर। पहले से देखिए हम लोगों के हरियाणा के अंदर महिलाओं की क्या दशा थी और किस तरह से हुआ, और उनमें विकास होता चला गया। पिछली सरकारों ने भी किया, पिछले बजट में भी उनका बेहतर रहा। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वक्त जो भी सरकार ने इस योजना में, चूंकि इसको आज बजट को खास तौर से महिला दिवस के दिन लाया गया, एक दिन इसकी डेट बढ़ा करके, और उसमें महिलाओं को समर्पित किया गया। 3 डिग्री कॉलेजेस की जो बनाने की बात की, और महिला डिग्री कॉलेज वो भी इस बजट में ही है। और अन्य चीज़ों को भी जो किया है, इनके लिए हॉस्टल्स बनाने की बात की है और किया। लेकिन इन सब अभी हम लोग कितना आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए कर पाएंगे, उनको कितना हम लोग उनके आय में वृद्धि कर पाएंगे, और वो लोग सड़कों पर ना आवें। पिछले हफ्ते में लगातार महिलाएं सड़कों पर थी, पूरा सड़कें जाम किए हुए थी, लाठियां खा रही थी, तो उसके लिए भी सरकार अभी उस पर विधु रावल साहब का ये कहना था कि सरकार की तरफ से उनको काफी फायदे दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये तो कुछ जो संगठन है वो अपनी राजनीति की वजह से उनको बरगलाते हैं इस तरीके से। उनको मौका क्यों मिला? सवाल यहाँ उठता है कि उनको मौका दिया क्यों गया, वो बरगला क्यों पाए? अच्छा। उसको क्यों नहीं ये लोग दूर कर पाए? ये भी अगर 1% भी वो बरगला ले रहे हैं तो वो गलत है। सरकार हमारे लिए देखिए सभी को देख रही है, और मुख्यमंत्री जी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ चूक हो गई उस चीज़ पर ध्यान देने वाली कि मुख्यमंत्री जी को सदन में ये कहना पड़ा कि कुछ लोगों ने उनको बरगला दिया। सदन में ये बात कह देना बहुत बड़ी बात होती है कि
कहीं ना कहीं हमारी कोई खामी थी इस शासन के बीच में, या उन तक जो भी महिलाओं की जो योजनाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं, तभी ना वो खामियां हो पाई हैं। उन खामियों को दूर करना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए बात हो रही है, हॉस्टल्स बन रहे हैं, बहुत कुछ बेहतर हुआ है। अब महिलाओं की भर्ती की बात करिए, 1000 महिलाओं की भर्ती की बात करिए कि हम उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, कि उनको 12-15% तक पहुंचाने की बात है। वो भी काम अच्छा है कि महिलाओं की भर्ती की जाए। हमारे यहाँ की बच्चियाँ इतना अच्छा कर ले रही हैं, उसको करने के बाद तभी ना वर्ल्ड में भी नाम कर रही हैं, ओलंपिक भी लेके आई हैं, पदक लेके आई हैं, एशियाड पदक भी लेके आई हैं, खेलों में भी अच्छा नाम है। इवन हमारे ही हरियाणा की महिलाएं हैं, महिला थी जो कि अंतरिक्ष में पहुंची नासा के द्वारा, तो वो कल्पना चावला की भी मैं जिक्र करूंगा आज के दिन में। कोई कम नहीं है हमारे यहाँ की महिलाएं, उनके लिए बहुत बेहतर काम किया गया और करने की जरूरत है, और जहाँ कमी रह गई उसको दूर करने की जरूरत है। विदुर रावल साहब, एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था तो और भी कुछ ऐलान हुए, 10 सिंगल इंजन और 1 डबल इंजन एयरक्राफ्ट सरकार खरीदेगी। तो इसको थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को कि इसमें क्या कुछ किस तरह का प्रावधान रहेगा और क्या है जी। देखिए नासिर जी, मुझे खेद है कि आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी का अवसर दिया। मैं जब नहीं, आप देखिए, अब आप डॉक्टर साहब एक चीज मैं आपको बताऊं, अब आप ना इस पूरी डिबेट का हिस्सा निकालना और उसमें देखना कि सबसे ज्यादा टाइम किसको दिया गया है। और मैं ये वादा करता हूँ और दावा है कि आपको चाहे 1 सेकंड होगा आपको ज्यादा मिलेगा। इसलिए मेरे को समय दिया आपने, ऐसा नहीं ना। सुनिए, मेरा आपसे इतना निवेदन है कि जब कोई व्यक्ति एक बात को रखता है, उस बात को रिवर्ट करने का तो समय मिलना चाहिए ना। उन्होंने महिला सशक्तिकरण जो है इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी, मैंने खुद सवाल उठा दिए सर, तब उनको नहीं टोका सर, मैंने खुद सवाल उठा दिए, आपने शायद सुना नहीं, मैंने खुद उठा दिए कि सर आपके प्रधानमंत्री या प्रदेश के अध्यक्ष या राष्ट्र के अध्यक्ष आपकी पार्टी के अगर महिलाएं, तो क्या वो महिलाएं भी इससे मजबूत हो गई? एक परिवार की महिला और पुरुष का केवल उत्थान हो रहा है, उसमें महिला सशक्तिकरण को गिनवा रहे हैं। मैंने खुद सवाल उठा दिया। रसोइये को आप कुछ बना देते हैं, उसको गिनवा रहे हैं। अब सर अब ये बताइए, चलिए अब अगर इस पर भी आपको कुछ कहना, दूसरी बात वो तो गई, खत्म हो गई। मैं बताता हूँ, कलावती जो राहुल गांधी पूना के अंदर खड़े होकर कहा करते थे, कलावती के गांव में बिजली नहीं आई, कलावती के गांव में बिजली नहीं आई, उसके गांव में बिजली भाजपा की सरकार लेकर आई। 10 साल तक राहुल गांधी की सरकार रही, लेकिन केवल कलावती जो थी वो केवल भाषण का उपयोगी विषय रही। लेकिन खैर, मेरा इससे अलग आपसे कहना है। देखिए, ये सारे के सारे एक के बाद एक जो हम डेवलपमेंट बता रहे हैं, और मैं अपने साथियों से सुन रहा था किस प्रकार से वो कह रहे थे, अगर 12-12 बाईपास बन रहे हैं, अगर सड़कों की हम जो बात कर रहे हैं, तो 12-12 बाईपास जो बन रहे हैं वो किसके लिए बन रहे हैं? वो नगरों के अंदर से ट्रैफिक कंजंक्शन को कम करने के लिए है, लोगों के लिए नई ऊंचाई। हमने किस प्रकार से 1400 किलोमीटर की करीब सड़क जो बनाई है, वो उसका लाभ कौन उठा रहा है? क्या मध्यम वर्ग नहीं उठा रहा? क्या आम व्यक्ति जनमानस नहीं उठा रहा? क्या जो लोक निर्माण विभाग का हमने 50% तक खर्च बढ़ाया है, उसका फायदा किसने उठाया? हम जो 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसका पर्यावरण तक को लाभ होगा, उसका लाभ किसको होगा? चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा की बात हो, चाहे 10 जिलों, हरियाणा के 10 जिलों में आज 100% बिजली मिलती है। 6745 गांव जो पूरे हरियाणा के अंदर है, उनमें लगभग 5700 गांव में 100 घंटे 24 के 24 घंटे जो है बिजली मिलती है। हमारा गांव जगमग गांव के तहत है। ये किसने किया? जो महिला जो बिजली निगम जो आज तक घाटे में रहे थे, जी डॉक्टर, जब से हरियाणा बना तब से लेकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इससे क्या टूरिज्म में इस्तेमाल होगा? 10 सिंगल इंजन और 1 डबल इंजन एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, या फिर ये किन कामों में इस्तेमाल होगा इनका? देखिए, हर प्रकार से लाभ होने वाला है। ये इसको केवल एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। हम दोबारा से इस बात को कह रहे हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें दूरदृष्टिता होती है। हरियाणा के विकास को हम जिस रोड पर लेकर जा रहे हैं, उस रोड की तरफ चढ़ते हुए कदम है। आप स्पेसिफिकली अगर बात कहें तो हरियाणा का जो ये ब्रिज मॉडल है, जो डायमंड मॉडल है, जिसमें हम हरियाणा को एक बुरे काल के अंदर से, जो दुनिया के ऊपर छाया हुआ बुरा काल, एक अनिश्चित काल था, कोविड का काल था, उससे बाहर लेकर आए हैं। हम किस प्रकार से हरियाणा को एक नई दिशा लेकर आ रहे हैं, और तेज स्पीड से हम चलने वाला रावल साहब। अब आपके इन बातों पर प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड साहब जी। नासिर जी, बहुत दुर्भाग्य की बात है
सबसे पहले बीजेपी के साथी के द्वारा महामहिम पूर्व राष्ट्रपति जी के बारे में एक रसोईया बोलकर बहुत भद्दी टिप्पणी की गई। मैंने नहीं कहा, खुद उन्होंने कहा। प्रतिभा ताई पाटिल जी मेरे लिए सम्मानित है, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा पराठा बनाती थी। तो परोठा बनाना, बार की कटिंग दे दूंगा। चल मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। परोठा बनाना किसी भी महिला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट कर रहा हूं या कोई अजीब बात नहीं है। प्रतिभा ताई पाटिल जी ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। नासिर जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता। बोलिए। जो राष्ट्रपति महामहिम के बारे में टिप्पणी की गई, इसके लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रतिभा ताई पाटिल ने कहा ये। अच्छा एक मिनट सर, नहीं आपकी मैं पूछ लेता हूँ रावल जी, क्या डॉक्टर विदु रावल साहब पराठा बनाना गलत बात होती है? ये महिलाओं का अपमान आज महिला दिवस पे। जी, अगर कोई महिला पराठा बनाती है, मेरे से सवाल है ना ये। नासिर जी मुझसे सवाल है, मुझे उत्तर करने का अवसर मिलेगा क्या? नहीं, अरे सर हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, उत्तर की क्या बात है? आप अगर एजेंडा नहीं चला रहे हैं, नहीं आप मैं वो अच्छा आप ही पूछ लीजिए सर। वो ये कह रहे हैं कि वो पराठा बनाती हैं, तो क्या आपको गलत लगता है सुरेश रोड साहब पराठा बनाना? अच्छी बात है, किसी भी भारतवर्ष की महिला के लिए अच्छा खाना बनाना गर्व की बात है। ये कांग्रेस के अंदर आगे बढ़ने का तरीका अच्छा पराठा बनाना है। तो चाय वाला कैसे बन सुनिए ना, देखिए मैंने नहीं कहा कैसे बन गया, चाय वाले ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? ये कोई बजट का बात है, आप राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। आप बजट को कहीं ना कहीं मोड़ दे रहे हैं, आप ऐसी बात नहीं है। आप एंकर को भी रोक दे रहे हैं, उनको भी बोलने नहीं दे रहे, मतलब क्या हुआ आपका? आपकी सोच जो है इससे सोच बदलें। नासिर जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। सर वैसे बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन मैं एक मिनट एक बार सभी मैं पूछ लेता हूँ सर, बजट पर चर्चा हो रही थी। एक मिनट सब लोग, बजट पर चर्चा हो रही थी, लेकिन आज महिला दिवस भी है, तो अब ये महिलाओं से जुड़कर हम बात कर रहे थे, क्योंकि बजट में महिलाओं की भी बात हुई है। सवाल पूछा एक मिनट आप अपनी बात पूरी कर लीजिए रोड साहब, फिर मैं आता हूँ संजय राय साहब आपके पास भी, फिर विदु रावल जी। हाँ नासिर जी प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। नासिर जी हमें गर्व है, अगर कोई हमारी पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अच्छा परोठा बनाती थी, कांग्रेस पार्टी को गर्व है। और ये बीजेपी की महिलाओं के प्रति सोच को उजागर करती है, इनकी ये बात, इनकी ये सोच है। और दूसरी बात प्लीज रावल जी एक मिनट प्लीज। दूसरी बात, नेहरू खानदान के बारे में बीजेपी के साथी के द्वारा टिप्पणी की गई। मुझे गर्व है कि आज मेरी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी ने, चाहे वो नेहरू खानदान की क्यों ना हो, यूपी के इलेक्शन में प्रभारी के तौर पर 40% महिलाओं को टिकट देकर नारी सशक्तिकरण का दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। मुझे गर्व है। और लोकतांत्रिक तौर पर नेहरू जी अपनी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को, मुझे लगता है सुरेश रोड साहब आपका जवाब इस वाली बात पर पूरा हो चुका है। सुरेश रोड साहब, अब संजय राय साहब भी कुछ कह रहे थे, फिर मैं उसके बाद विदु रावल जी से पूछूंगा। प्रियंका गांधी जी आज प्रभारी है। एक मिनट सुरेश रोड साहब हमारी साझा है। ये मैंने इसलिए मौका दिया आपको ताकि आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर रावल जी आपके पास ही आऊंगा। आप सरकार है सर, आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आपसे सारे सवाल हैं। सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाकर कभी बोलने की इजाजत। एक मिनट महिलाओं का सम्मान करो। एक मिनट सर, महिलाओं का सम्मान करो। ठीक है रोड साहब, राय साहब कुछ कह रहे थे, फिर उसके बाद जी राय साहब। नासिर जी आपने मुझसे सवाल पूछा था भाई साहब। अरे सर मैं आप ही के पास आऊंगा, जरा औरों को भी सुनने दीजिए। जी एक बार सवाल का उत्तर ले लीजिए ना, फिर आगे राय साहब आप बोलिए। राय साहब के बाद राय साहब भी आपसे कुछ सवाल कर रहे थे। जी बिल्कुल, मेरा यही सवाल है कि जिस तरीके से ये सवाल के बीच में हम लोग बजट पे इतनी सार्थक चर्चा और इतनी बेहतर चर्चा हो रही थी, इसके बीच में किसी राजनीतिक को एक पिंच करना, बिल्कुल जिस तरह से उंगलियां उठाना, अगर उन्होंने जिक्र कर दिया तो क्या इसको प्रेस्टीज इशू बना लेंगे आप लोग? अगर किसी राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति का उन्होंने जिक्र कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने तुरंत बीजेपी प्रवक्ता ने इस तरीके से कहा कि वो परोठा बनाती थी तो वहां पहुंच गई। तो इस तरीके से क्या प्रधानमंत्री जब चाय बेचने की बात करते थे वो प्रधानमंत्री बन गए? मैं भी अगर कुछ काम करता हूं, मेरा व्यक्तिगत काम है, मैं कहीं पहुंच जाता हूं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने फेरी लगाए कपड़े बेचे हैं, तो क्या वो गलत किया है? एक मिनट ठीक है रावल साहब, बहुत संक्षिप्त में, फिर हम लास्ट में इस पर आपकी बात, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि मुझे मौका नहीं मिला, इस पर अपनी बात रख दीजिए आप एक कुछ सेकंड्स में, फिर हम बजट वाली बात पर जाएंगे। नहीं, ये बात गलत है, इसकी निंदा करते हैं हम। इस तरह की अच्छी चर्चाओं में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। रॉय साहब एक बार अब मेरा अवसर है ना, आपने अपना मत रख दिया, मुझे भी रखने दीजिए। जी रखिए आप। चलिए जी, तो बजट पे चर्चा करेंगे, किसी और पे करेंगे। ठीक, एक मिनट सर, राय साहब एक मिनट सुन लीजिए, राय साहब उनको सुन लीजिए, बोलिए। हेलीकॉप्टर की बात पूछी गई, बोलिए राय साहब। बात की थी, वहां से घुमा दिया आपने। फिर चलिए राय साहब, हाँ एक मिनट रुक जाइए जी, बोलिए डॉक्टर साहब।
बोलिए रावल साहब। हाँ जहाज पे बात कीजिए, जहाज पे कहां पर है जहाज? चलिए रावल साहब। देखिए संदर्भ को समझिए। पहली बात तो राष्ट्रपति प्रतिभा ताई पाटिल मेरे लिए सम्मानित है, किसी कांग्रेस के लिए हो या ना हो, ठीक है। लेकिन ये प्रतिभा ताई पाटिल ने खुद कहा, और कहां कहा? शिमला के साहब अभी ठीक है, इतनी जल्दी ठीक है, इतनी जल्दी। अरे सर मैं ठीक आपकी बात को ठीक कह रहा हूँ। आप तो एक मिनट राय साहब आप रुकिए, आप इतना परेशान मत होइए। मोड़ पे ले जा रहे हैं। प्रतिभा पाटिल जी ने बोलिए। बोला अरे ठीक का मतलब रावल साहब, ठीक का मतलब ये है कि मैं हूँ करता हूँ ना, हूँ करते हैं लोग जब एंकर हूँ करते हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ आपने मुझसे सवाल तैयारी करके आए, एक मिनट, कहां पर क्या होगा? अवसर ढूंढ रहा हूं, मुझे उत्तर देने का अवसर मिला। आपका आशय कोई गलत नहीं था, आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? नहीं कह रहा हूं, मुझे मेरे शब्दों में कहने दीजिए। बोलिए, मुझे मेरे शब्दों में बोलिए डॉक्टर विदु रावल जी, बोलिए, जल्दी से बोलिए, आप भूमिका मत बनाइए, बोलिए जी। हाँ तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, किसी का राइज टू फेम या किसी का राइज टू अ पर्टिकुलर पोजीशन, उसका कारण ये बन जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा प्रतिभा ताई पाटिल जी ने कहा। शिमला के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई मैं देखो इंदिरा जी की इस प्रकार से सेवा करती हूं, आप इस परिवार से करोगे। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रतिभा ताई पाटिल कह रहे हैं। दूसरा, इन्होंने दो लोगों का जिक्र किया। प्रतिभा ताई पाटिल जो है वो एक राजशाही परिवार में पैदा हुई थी, वो किसी गरीब परिवार में नहीं पैदा हुई थी। उन्होंने चूज किया, उन्होंने, मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, उनके मुताबिक उन्होंने चूज किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब देखिए रावल साहब, आपकी बात हो गई, आपने कहा, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, मैं आखिर में बजट पर आता हूं, मुझे डिबेट अपने हिसाब से चलानी है। रावल जी बजट कैसा था? विदु रावल साहब बजट कैसा था आज का आपका? बजट कैसा था सर? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, सबसे 20-20 सेकंड की प्रतिक्रिया लेनी है, मुझे कुछ नहीं बोलना। बजट कैसा था 20 सेकंड में आप बता दीजिए। मुझसे सवाल है ये? जी सर, बजट कैसा था 20 सेकंड में जी? बजट समावेशी था, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए था, हर वर्ग को राहत दी है, और इतनी विषम परिस्थितियों में भी, कोविड काल के अंदर भी, जीरो टैक्स वाला बजट, हरियाणा को अगले 25 साल पर किस प्रकार से विकास के रोड पर बढ़ाने वाला बजट, और उसके बाद भी हर विभाग के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करना और बहुत बड़ा बढ़ोतरी करके बजट देना, ये मुझे लगता है इसके लिए, सर ठीक है रावल साहब, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री रजत पंजेटा जी, कैसा बजट था सर? जी देखिए, ना तो बुढ़ापा पेंशन में कुछ है, 24 घंटे बिजली की बात करते हैं, 18 घंटे बिजली आती है, पावर तो 6 घंटे और फिर 2 घंटे की ब्रेक में आती है। उसके बाद अंतिम व्यक्ति तक ये कह रहे हैं पहुंचने की बात तो मनरेगा के अंदर लोकपाल के जरिए जाता है, और 18 जिले में लोकपाल ही नहीं है। 5 लाख नौकरियों पे अटके हुए हैं। ये 5 लाख नौकरियों का आंकड़ा ही बढ़ा दीजिए आप। पुलिस में आप महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं 15% की, जो 8 या 9% है। उसके बाद आप खेल की बात कर रहे थे, रेसलर है हमारी फोगाट सिस्टर्स, उनमें से एक ने आत्महत्या कर ली पीछे। उसके बाद अगर आप देखें नगर निगम की बात करें तो उसमें हर नगर निगम सर कुल मिलाकर कैसा था? आप ये बताइए कि बजट के अंदर अच्छा था, खराब था या ठीक था? आम जनता को इसमें कोई राहत नहीं है। ठीक है, ठीक, ओके सर। भाग सिंह दमदमा जी 20 सेकंड है सर। हाँ देखिए, जो अभी आपने 10 सिंगल इंजन और 1 डबल इंजन एयरक्राफ्ट की बात की है, इसकी सरकार की पूरी तरह से योजना है, और 3221 घंटे की फ्लाइंग की जो ट्रेनिंग है वो हरियाणा के प्रदेश के युवाओं को दी जाएगी, जिसके अंदर पिंजौर भी है, करनाल के अंदर भी है, और एक नारनौल की तरफ है। इस प्रकार की योजनाएं हैं। उसके अंदर 200 लाइसेंस का प्रावधान है कि हर वर्ष इसमें हमारे जो युवा आगे आए और इस पायलट फील्ड को अपना कैरियर बनाएं। अच्छी बात का, उस सवाल का जवाब दें। इसके लिए इनको कैरियर बनाएं और 200 लाइसेंस सुरेश रोड साहब, और इनके ऊपर बहुत सी बैंक लोन, सर 1 मिनट के लिए उसका जवाब क्या कहेंगे? हाँ, इनके प्रशिक्षण के लिए लोन की व्यवस्था की गई है कि इनको किसी तरह भी जो पायलट प्रशिक्षण है इसके लिए किसी तरह से दिक्कत ना आए। और जो 10 नए एयरक्राफ्ट की बात हुई है वो सरकार की पूरी ठीक है सर। भाग सिंह दमदमा जी, और क्योंकि मुझे अगला कुछ और भी प्रोग्राम दिखाना है दर्शकों को। जी रोड साहब जी, देखिए, मैं जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ये बिल्कुल भाषण था बजट की बजाय, और हम उम्मीद करेंगे जो भी आपने आज विधानसभा के पटल पर रखा है इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और जैसे रणदीप सुरजेवाला जी हमारे राष्ट्रीय नेता ने ट्वीट किया आज कि 1,77,000 करोड़ के इस बजट में मात्र 25,000 करोड़ के आसपास का बजट है इनका। 1,52,000 करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा लिया है 7 साल में, आज तक 17,000 करोड़ था। 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने 3 गुना कर्जा लिया। उसके बाद हुड्डा साहब बात कर रहे हैं, उनको लाइव दिखाएंगे जी।
सब मिला के ये बजट समावेशी और जिससे कहा ना कि पब्लिक के लिए हित में है कुछ, और पिछली जो कमियां रह गई इनको दूर करने का प्रयास किया गया है। कमियां हर जगह होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, और वो कमियों को निकालने का काम विपक्ष का होता है, और हम लोगों को तो बस ये देखना है कि हर तरह से जनता का भला हो। ठीक है सर, हम जनता के भला के लिए बात करते हैं, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विदु रावल साहब, रजत पंजेटा जी, सुरेश रोड साहब, भाग सिंह दमदमा जी, संजय राय साहब, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद है कि जो बजट पेश हुआ है उससे जनता को बहुत फायदा मिलेगा।